नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे सामूहिक सौदेबाजी के प्रक्रिया के संबंध में। क्या प्रोसेस है सामूहिक सौदेबाजी का, कौन कौन से स्टेप्स इसमें आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सामूहिक सौदेबाजी जो है वो दो शब्दों से बना हुआ है। एक है सामूहिक टर्म जिसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिव, और दूसरा है सौदेबाजी जिसको कहते हैं बार्गेन करना, बार्गेनिंग करना। यानी सामूहिक सौदेबाजी का मतलब हुआ व्यक्तियों का समूह के द्वारा जो है सौदेबाजी करना, किसी बात को लेकर के लेन देन के लिए समझौता करना। वो कोई नियोजन का शर्त हो सकता है, किसी भी प्रकार का और कोई फैक्ट हो सकता है जो उसके सेवा शर्तों से जुड़ा हुआ हो। फ्लिफो ने कहा था कि सामूहिक सौदेबाजी जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि ट्रेड यूनियन के मेंबर्स और एम्प्लॉयर्स के जो एसोसिएशन है, या खुद एम्प्लॉयर अकेला भी हो सकता है, या उसका कोई प्रतिनिधि भी हो सकता है, वो सब आपस में मिल करके एक समझौता करते हैं, बातचीत करते हैं, और उस समझौते से जो भी परिणाम निकलता है उसको कॉन्ट्रैक्ट के रूप में उस अनुबंध को लगाने का प्रयास करते हैं, जो कर्मचारियों तथा श्रमिकों के जो रिलेशन है उसकी प्रकृति का निर्धारण करता है, या इसी से निर्धारित होता है कि वो फैक्ट्री व इंडस्ट्री किस प्रकार सही से चलेगी नहीं चलेगी। और फ्लिफो ही ने जो है आपको सामूहिक सौदेबाजी की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से बतलाया है। सामूहिक सौदेबाजी क्या है, इसके क्या गुण अवगुण है, कई सारे तथ्यों पर मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखा है। आप LSW की प्लेलिस्ट में जाकर के LSW का 22वां वीडियो कलेक्टिव बार्गेनिंग इन हिंदी जो है वो आप जाकर के इसको देख सकते हैं। सामूहिक सौदेबाजी की जो प्रक्रिया होती है वो है तो मजेदार लेकिन काफी जटिल प्रक्रिया है। इसके 5 चरण होते हैं। पहला स्टेप है वार्ता के पूर्व का चरण, दूसरा है वार्ताकारों का चुनाव, तीसरा है सौदेबाजी की व्यूह रचना, चौथा है सौदेबाजी की युक्तियां, और 5वां है अनुबंध। आप इस टर्म में, सामूहिक सौदेबाजी के टर्म में मत उलझिए। आप सिंपल शब्दों में समझिए कि जैसे आपको किसी के शादी के लिए बातचीत करने जाना होता है, आपको चाहे आपके घर के किसी लोग को, तो हम लोग कैसे उस बातचीत को करते हैं, वो भी एक प्रकार से सौदेबाजी की ही प्रक्रिया है। जहाँ पे आप लड़के वाले के घर में जाते हैं तो जाने से पहले क्या तैयारी करनी है, उनके घर में क्या सामान ले जाना है, क्या गिफ्ट ले जाना है, क्या करना है, कौन जाएगा शादी की बात करने, मामा जाएंगे, मौसा जाएंगे, फुआ जाएंगे, बहुत तरह की बातें होती है। सौदेबाजी की व्यूह रचना मतलब वहाँ पे कैसे हम अपना चाल चलेंगे, किस तरह से युक्ति लगाएंगे, कैसे स्टेप्स लेंगे, क्या क्या बातों को रखेंगे, कौन कौन सी युक्तियाँ होंगी, ये देंगे वो देंगे, ये करना है वो करना है, हमारा ये पहचान है, बहुत तरीके की बातें होती है। और फिर लास्ट में एक समझौता होता है अंतिम कि हाँ ठीक है, हम आपके यहाँ अपने लड़के का या लड़की का जो भी है शादी करेंगे। यही प्रक्रिया जो है पूरा का पूरा प्रक्रिया सामूहिक सौदेबाजी में होता है। सिंपल शब्दों में आप इसको समझ लीजिए। वार्ता का जो पूर्व चरण है उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। अब जैसे आप सौदेबाजी करने जा रहे हैं, यहाँ पे नियोजक है और श्रमिक है, या श्रमिक का संघ है, तो श्रमिक का संघ जब नियोजक से बातचीत करने जा रहा है तो मुद्दे क्या हो सकते हैं, श्रम संबंधी उसके मुद्दे होंगे, चाहे नियोजन की शर्तें हों, चाहे कार्य की दशाएं हों, मजदूरी का क्या दर है, अतिकाल के संबंध में हो सकता है बात हो, बोनस के संबंध में बात हो, ग्रेच्युटी के संबंध में बात हो, या फिर अगर कार्यस्थल पर सुरक्षा का प्रावधान सही से नहीं है, कार्यस्थल पर कार्य के लिए जो मानवीय दशाएं होनी चाहिए उनका अनुपालन नहीं हो रहा है, तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आपस में बातचीत होगी। चूंकि इसी मुद्दे पर श्रमिकों का असंतोष है और उस असंतोष को दूर करने के लिए श्रमिकों का संघ नियोजकों के साथ या नियोजकों के संघ के साथ मिलकर के बातचीत करना चाहता है। तो वार्ता के पूर्व चरण में पहले उसको सारी जानकारी होना चाहिए, समस्त उद्योग में प्रचलित मजदूरी की दर या अन्य जो आर्थिक प्रावधान है उसका विश्लेषण कर ले जो भी वार्ताकार शामिल हो रहे हैं, ताकि अपने बातों को अच्छी तरीके से रख सके। वो उद्योग में कच्चे माल से लेकर के बिक्री एवं वितरण तक की विभिन्न प्रक्रिया में आने वाली श्रम लागत का भी विश्लेषण कर ले। अब ऐसा मांग कर दे जितना कि वो नियोजक दे ही ना पाए, तो इसलिए पहले आपको ये भी जानना होगा उस वार्ताकार को कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो बिक्री हो रही है, क्या उसका स्टेटस है, उद्योग की क्या स्थिति है। श्रम अनुबंध के उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए ताकि लास्ट में कुछ हम कंक्लूडिंग पॉइंट पर आएँ, एक कॉन्ट्रैक्ट में लाएँ सारे बातों को, तथा वास्तविक एवं भविष्य में आने वाली लागतों का भी आकलन कर लेना चाहिए, जिससे कि एकदम सही डिमांड हम रेज कर सकते हैं। प्रबंध के सभी स्तरों पर सहयोग को प्राप्त करके इस वार्ता को जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। श्रम प्रबंधकों को एक वास्तविक सुदृढ़ और स्पष्ट नीति पहले से निर्धारित कर लेनी चाहिए कि उनको क्या करना है। श्रमिकों के मान लीजिए 10 डिमांड हो सकते हैं, 20 डिमांड हो सकते हैं, 5 डिमांड हो सकते हैं, किन किन डिमांड पे नियोजक को क्या करना है इसका उनके मन में एक पूर्व स्पष्ट खाका होना चाहिए, ताकि वार्ता में जब वो जाएं नियोजक या उनके प्रबंधक या उनके जो भी प्रतिनिधि हैं तो उनको किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न वहाँ पे नहीं हो। दूसरा स्टेप जो है वार्ताकारों का चुनाव है। वार्ताकारों का चुनाव जो है दोनों तरफ से होगा। श्रमिकों की तरफ से श्रमिक संगठन के जो प्रतिनिधि होंगे
उनमें से, और एक होगा आपका प्रबंधकों की तरफ से। तो जो भी वार्ताकार होंगे, एक तो उनका जो है श्रम विषयों पर अपना विचार जो है सो खुला होना चाहिए, अपने अपने विचारों से वो स्टिक ना हो, उनका जो है विचार जो है संकीर्ण ना हो, सामने वाले के तथ्यों को भी समझने का उनको जो है सो क्षमता होना चाहिए। सामूहिक मनोविज्ञान का समझ रखते हुए श्रम संघ के नेताओं को साथ में लाते हुए प्रबंधकों को चाहिए कि बात करें, उनको अपने विश्वास में ला करके बात करना चाहिए। विधान द्वारा सामूहिक सौदेबाजी के लिए जो भी निर्धारित किए गए हैं सिद्धांत, उनका पालन करना चाहिए। अपने यहाँ सामूहिक सौदेबाजी को कोई विधान के द्वारा लागू नहीं किया गया है, इसलिए अपने यहाँ यह बात लागू नहीं होती है। स्पष्टवादिता होनी चाहिए, तात्कालिक लाभ उठाने के व्यू से जो है वार्ताकार वार्ता में नहीं जाए, वो सामूहिक हित को देखे और दूरदर्शिता होनी चाहिए उसमें। ऐसे वार्ताकारों का चुनाव होना चाहिए। स्थिति का उसको मूल्यांकन करने की क्षमता होनी चाहिए। मान लीजिए सौदेबाजी हो रही है, किसी बात पर आ रहे हैं और अड़ गए, नियोजक कह रहा है नहीं हम आपकी मजदूरी 500 रुपये प्रतिदिन कर देते हैं, और आपने कहा नहीं हमारा 550 रुपये से कम नहीं हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। अगर आपको लगता है कि ठीक है अभी 400 से 500 पर भी नियोजक राजी हो रहा है, नहीं 550 हो पा रहा है, उद्योग की क्षमता नहीं है या जो भी कारण है, तो कम से कम उतना भी हम लेने के लिए जो है सो तैयार हो सकें। उसे कानून तथा कानून के अंतर्गत या न्यायालय का जो भी निर्णय है, या न्यायालय क्या कर सकती है, या इस मुद्दे में आगे और क्या हो सकता है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सारा नॉलेज होना चाहिए वार्ताकारों को, ताकि वार्ता के समय अच्छे तरीके से वे अपने बिंदुओं को रख सकते हैं। तीसरा जो स्टेप है वह है सौदेबाजी की व्यू रचना करना। व्यू रचना करना मतलब कैसे हम प्रबंधक को घेरेंगे एक ट्रेड यूनियन में प्रतिनिधि के रूप में, या कैसे हम ट्रेड यूनियन को अपने हिसाब से मनाने के लिए तैयार करेंगे एक प्रबंधक के रूप में। इस बात का जो है सो ध्यान देना चाहिए। इसमें प्रबंधकों को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि किस हद तक वो श्रमिकों को मांग जो है, श्रमिकों का जो भी डिमांड है उसको मानने के लिए राजी होंगे। क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा कि जो प्रबंधक है उनका स्पष्ट जो है सो विचार होना चाहिए कि किन किन डिमांड पे क्या कर सकते हैं, किस डिमांड को मांगेंगे, किस डिमांड को नहीं मानेंगे। इसके अलावा प्रबंधकों की मांगों का जो कुल प्रभाव होगा उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। यह बात ट्रेड यूनियन के लिए भी लागू होती है कि जो भी प्रबंधक हैं उनसे वो जो डिमांड कर रहे हैं उसका क्या मौद्रिक या गैर मौद्रिक जो है सो आउटकम आएगा, उसका वो जरूर ध्यान रखें। सौदेबाजी की व्यू रचना में हड़ताल का भी भय नहीं होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि नियोजक के मन में डर हो कि कहीं श्रमिक हड़ताल पे न चला जाए और मेरा फैक्ट्री बंद ना हो जाए, काम ठप ना हो जाए, तो इसलिए फिर वो अगर जोर जबरदस्ती करेगा तो नियोजक हो सकता है कुछ देर के लिए मान ले, फिर बाद में हो सकता है वो बात बहुत लंबी समय तक न चले। क्योंकि सौदेबाजी एक ऐसी बात होती है जिसमें कि जो भी रिजल्ट या आउटपुट आता है वो एक लंबे समय तक चलने की उसकी उम्मीद होती है, क्योंकि वो तो न न्यायालय के डर से आता है न ही किसी व्यक्तिगत डर से आता है। वार्ता में जो प्रतिनिधि शामिल होते हैं उनको मान्यता प्राप्त होना चाहिए और उनका कोई राजनीतिक प्रयोजन भी नहीं होना चाहिए। यदि प्रतिनिधियों का राजनीतिक प्रयोजन होगा तो वार्ता जो है एक हिडन एजेंडे के तहत होगी। इससे क्या होगा कि वार्ता सही तरीके से नहीं होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, व्यक्तिगत स्वार्थ को या राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए ट्रेड यूनियन के मेंबर या उनके जो प्रतिनिधि हैं वो वार्ता करेंगे और इससे श्रमिकों का कोई जो है सो विशेष हित नहीं हो पाएगा। इसके बाद जो है चौथा स्टेप है सौदेबाजी की युक्तियाँ। अब ये युक्तियाँ कहने का मतलब हुआ कि जब सौदेबाजी की प्रक्रिया चालू हो गई तो किस प्रकार के आप युक्ति लगाएंगे, किस प्रकार का उपाय लगाएंगे कि आपके निर्णय, उनका जो निर्णय है वो आपके पक्ष में हो। यानी अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आप चाहेंगे ट्रेड यूनियन आपके हिसाब से बातें मान लें, और अगर आप ट्रेड यूनियन के मेंबर हैं, प्रतिनिधि हैं, तो आप चाहेंगे कि एम्प्लॉयर जो है सो आपके डिमांड को पूरा करें। तो इस युक्ति को जानना भी काफ़ी ज़रूरी होता है और ये सौदेबाजी की अहम प्रक्रिया होती है। इसमें जैसे कि आप जो भी डिमांड रखते हैं ट्रेड यूनियन या लेबर, तो उन डिमांड्स को वो एक एक करके निपटाएं। प्रबंधक और श्रमिक संगठन के प्रतिनिधि साथ में मिलें और एक एक बिंदु पर पहले चर्चा कर लें कि हाँ पहला डिमांड ये है, इसका ये सॉल्यूशन किया जा सकता है, दूसरा डिमांड ये है, इसका ये सॉल्यूशन किया जा सकता है। एक साथ जितनी भी डिमांडें हैं एक एक करके उस पर पूरा विचार कर लें, जितना भी मांग पत्र है, ताकि ऐसा नहीं कि आज सौदेबाजी के लिए हमने वार्ता का दिन तय किया, डिमांडों पर चर्चा किया, फिर 2 दिन बाद कोई नया डिमांड आ गया, फिर 4 दिन के बाद नया डिमांड आ गया। इस तरह की बातें नहीं हो। एक ही बार में जो डिमांड करना है नियोजकों से कर लें और नियोजकों से करने के बाद फिर एक ही बार संपूर्ण मांग पत्र पर दोनों पक्ष विचार कर लें। दूसरे पक्षकार को अपने तर्कों और तथ्यों से प्रभावित करने का भी जो है सो युक्ति आना चाहिए। अगर नियोजक है वो चाहते हैं कि नहीं वेज नहीं बढ़े, तो उन्हें इस तरह का तथ्य रखना चाहिए कि कॉस्टिंग कैसे है, कॉस्ट इफेक्टिविटी कैसे आएगी, हमारा बचत कम है या जो भी है, उस तरह के फैक्ट उनको रखना है। अगर इम्प्लॉय चाहते हैं या ट्रेड यूनियन के मेंबर चाहते हैं कि नहीं वेज बढ़े, तो उनको नेशनल वेज जो है सो क्या अभी रखा गया है, नेशनल वेज का एवरेज क्या है, या और भी फैक्ट्रीज में इस तरह के फैक्ट्री में कितना वेज है और देशों में क्या है, इस तरह की बात उनके समझ में आनी चाहिए। इस तरह के तथ्य और तर्क उनके पास होने चाहिए ताकि वो उसको कंपेयर करके अपने बिंदु पर नियोजक को ला सकें।
वार्ता को व्यावसायिक रूप में जो है सो सौदे का रूप देना चाहिए। मामले का गंभीरतापूर्वक जांच करना चाहिए कि जो भी फैक्ट हम ले रहे हैं या जिन बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं उसके प्रति हम सचेत हैं। किसी भी पक्षकार को आप जो है सो डरा करके, दिखा करके या भ्रमित करके अपने पक्ष में वार्ता को कर सकते हैं, ये एक युक्ति होती है। हालांकि डराने या धमकाने का मतलब यहाँ यह नहीं होता है कि आप जो डिसिप्लिन है उसको भंग करें, जो अनुशासन संहिता है उसका पालन नहीं करें। यहाँ कहने का मतलब अपने पक्ष में आप सौदेबाजी को लाना चाहते हैं। दूसरे पक्षकार को आप वैधानिक धमकी भी दे सकते हैं कि अगर आप बात नहीं मानेंगे तो हम न्यायालय चले जाएंगे, कोर्ट चले जाएंगे, या फिर अगर आप बात नहीं मानते हैं तो इस तरह का खतरा आ सकता है, इस तरह के जोखिम हो सकते हैं, फैक्ट्री में ये प्रॉब्लम आ सकती है। कभी कभी सौदेबाजी अगर दोनों पक्ष बैठ के बात कर रहे हैं और वो नहीं बैठ रही है युक्ति, तो कई बार वार्ता को टालना पड़ता है, उसको लंबा करना पड़ता है। कोई प्रस्ताव रखा, अगर वो प्रस्ताव नहीं मान रहे हैं नियोजक, तो उस प्रस्ताव के बदले अल्टरनेट जो है प्रति प्रस्ताव वो रखने का भी जो है युक्ति आना चाहिए, ताकि जो है कोई ना कोई बिंदु पर दोनों पक्ष आकर के सहमत हो जाए। और जो अंतिम स्टेप है इसका वो है कॉन्ट्रैक्ट करना। जो भी आपका सामूहिक सौदेबाजी हुआ उसका एक जो है सो एग्रीमेंट तैयार हो, और इसमें जो है सो जो उद्देश्य था उस सामूहिक सौदेबाजी का कि किन उद्देश्य के लिए किया गया है, श्रमिक को क्या करना है या उसके संगठन को क्या करना है, नियोजकों को क्या करना है, उसका क्या अधिकार और उत्तरदायित्व है, किन किन मदों को स्वीकृत किया गया है, क्या प्रावधान है, किन कंडीशन पर उन्हें माना गया है, मजदूरी, वेतन, सीमांत लाभ या कार्य की दशाएं, सेवा शर्तें जो हैं, सामाजिक सुरक्षा है, इन सब के बारे में क्या प्रावधान हुए, अनुबंध कैसे, उसका जो है जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका कैसे क्रियान्वयन होगा, कैसे प्रशासन होगा, कितने दिनों तक वो जो समझौता है लागू रहेगा, किन किन क्षेत्रों में लागू रहेगा, किन अवधि तक लागू रहेगा, और यदि समझौते का उल्लंघन हो जाता है तो दोनों में जो पक्ष दोषी होगा उसे किस प्रकार के दंड की उसके लिए व्यवस्था की गई है। इन सारे बातों का उल्लेख अनुबंध में किया जाता है। इस प्रकार से ये 5 स्टेप जो है आपको सामूहिक सौदेबाजी के 5 प्रोसेसेस होते हैं। इन्हीं 5 प्रोसेसेस के आधार पर कंप्लीट जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग की प्रक्रिया पूरी होती है।